5 का प्रश्न क्रमांक 4 करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्न समस्याओं के रैखिक युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें समस्याएं दी गई हैं और इनके हमें हल निकालना है। तो सबसे पहले हमें पहली समस्या दी हुई है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई समस्या दी जाएगी तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो उसका हल है वो सवाल के आखिरी हिस्से से स्टार्ट करना है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है वो देख लेते हैं। तो हमें नियत व्यय ज्ञात करना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो प्रतिदिन के भोजन का ये अतिरिक्त मूल्य है और कुछ नियत व्यय भी है, तो वो भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमें यदि किसी विद्यार्थी के रूप 1 दिन भोजन करने के लिए 2 दिन भोजन करने के लिए यदि उसमें बताया गया है, तो इसको सरल तरीके से समझने के लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है, यानी कि जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये उसे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके क्वेश्चन में लिखा है मासिक व्यय का एक भाग नियत है, तो और वही हमें नियत भाग यहाँ पर निकालना है। और इसके बाद अतिरिक्त व्यय भी है जो प्रतिदिन के भोजन पर लगता है, वो भी हमें ज्ञात करना है। तो हम नियत व्यय को x मान लेते हैं और प्रतिदिन के भोजन के लिए y मान लेते हैं। तो चलिए हम इसको इतना लिख लेते हैं और ये हमें पता कहाँ से चलता है, क्वेश्चन के आखिरी हिस्से से। तो नियत व्यय जो है उसको आपको x मान लेना है। जो नियत व्यय का मतलब निश्चित उतना खर्चा तो आएगा ही, साथ में प्रतिदिन के भोजन के साथ कुछ पैसे और भी लगेंगे, तो वो कहलाता है नियत व्यय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर नियत व्यय x मान लेते हैं और अतिरिक्त व्यय y मान लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस दिन पर इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। तो यहाँ पर जो मासिक व्यय है ये तो निश्चित है, मासिक व्यय का एक भाग निश्चित है और निश्चित हम लोगों ने क्या माना है x। तो ये जो निश्चित भाग है वो x है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जैसे यदि छात्र ने 1 दिन भोजन लिया होता तो x तो नियत ही रहता, लेकिन छात्र ने 1 दिन भोजन लिया है इसलिए x प्लस क्या हो जाता y। यदि छात्र 2 दिन भोजन लेता तो x तो नियत ही रहता, लेकिन 2 दिन के भोजन के लिए हम यहाँ पर 2y कर देते। यदि छात्र 50 दिन भोजन लेता तो x तो नियत रहता, लेकिन y की जगह पर हम 50y लिखते, क्योंकि शेष जो है वो हमने क्या माना हुआ है y, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। यदि छात्र ने 50 दिन भोजन लिया तो 50y रहेगा, यदि छात्र ने 2 दिन भोजन लिया तो 2y रहेगा। इसी तरीके से यदि छात्र ने जो भोजन लिया है, वो विद्यार्थी ए ने जो भोजन लिया है वो 20 दिन लिया है, तो x तो निश्चित ही रहेगा, लेकिन 20 दिन का भोजन जो होगा वो 20y होगा। और वो यदि लिखा हुआ है इसमें 1000 रुपये लगते हैं, तो टोटल कितना हो गया 1000 रुपये। तो ये बहुत ही सिंपल है समझना। तो चलिए सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में हमें शर्तें दी हुई हैं। यहाँ पर यदि हम प्रश्न की बात करते हैं तो विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी, हमें 2 शर्तें दी हुई हैं, विद्यार्थी ए और विद्यार्थी बी।
विद्यार्थी ए के लिए हम लिखेंगे फर्स्ट शर्त और विद्यार्थी बी के लिए हम लिखेंगे सेकंड शर्त। तो चलिए लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट शर्त से। पहली शर्त जो है वो है विद्यार्थी ए के लिए कितने दिन भोजन करता है, 20 दिन। तो कितने रुपए बनते हैं, 1000 रुपये। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ जो है 20 दिन भोजन करने के 1000 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको x तो नियत रखना है और 20 दिन भोजन किया तो हो जाएगा 20 बाई बराबर 1000। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे x नियत रहेगा और 20 दिन भोजन किया है इसलिए हो जाएगा 20 बाई, और उसको पैसे कितने लगते हैं, 1000 रुपये। तो आप यहाँ पर कितने लिख दोगे, 1000, और इसे आप समीकरण 1 बना दोगे। ये है समीकरण 1। इसके बाद हमारे क्वेश्चन में है विद्यार्थी बी, और विद्यार्थी बी के लिए हम सेकंड शर्त लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी बी के लिए हम लोग सेकंड शर्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सेकंड शर्त लिख देंगे। और विद्यार्थी बी को पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में। विद्यार्थी बी ने कितने दिन भोजन लिया है, 26 दिन। तो आप समझ गए होंगे कि x तो नियत ही रहेगा और 26 दिन है तो 26 बाई लगा देना है। और कितने रुपए अदा होते हैं, 1180। तो आप 1180 लिख दोगे। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर हम सेकंड शर्त में, चूंकि विद्यार्थी ने 26 दिन, हम अपने प्रश्न में देख सकते हैं कि 26 दिन है, इसलिए x तो निश्चित ही रहेगा जैसे हमने पहले शर्त में किया हुआ है। लेकिन 26 दिन है इसलिए यहाँ पर हम 26 बाई लगा देंगे बराबर, और ये पैसे देख लेते हैं कितने अदा करता है, 1180। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1180, और इसे आप समीकरण 2 बना दोगे। तो ये हमारे पास समीकरण 1 व 2 प्राप्त हैं। आप चाहें तो आप इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम बाई के गुणांकों को भी समान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के गुणांक पहले से ही समान हैं। यहाँ भी x का गुणांक 1 है और यहाँ भी x का गुणांक 1 है। तो हमें बाई के गुणांक समान करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर x के गुणांक पहले से ही समान हैं। तो जब x के गुणांक समान हैं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। तो जब हम समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं और उसके नीचे समीकरण 2 लिख लेंगे। तो ये मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लिए हैं। अब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर देखना, समान चिन्हों में हम लोग घटाते हैं और असमान चिन्हों में हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका भी प्लस चिन्ह है और इसका भी प्लस चिन्ह है। तो ये तो हो जाते हैं समान चिन्ह, और समान चिन्हों में हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। और जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और घटाने की प्रोसेस होती है नीचे वाले सभी पदों के जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। जैसे ये धन का है तो इसको हम बदल के क्या कर देंगे, ऋण का। ये धन का पहले से ही लगा है तो ये बदल के क्या हो जाएगा, ऋण का। और ये धन का है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण का। इसके बाद हम नीचे एक लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे। प्लस माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 20 बाई है और ये माइनस का 26 बाई है। तो यहाँ पर माइनस का 6 बाई हमें मिल जाएगा बराबर। यहाँ पर प्लस का 1000 है और माइनस का 1180 है, तो माइनस का 180 हमें मिल जाएगा। आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। इसके बाद दोनों तरफ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 6 बाई बराबर 180। गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी तो पक्षांतर होगा, यानी बटे में आएगी। तो 180, और ये 180 पहले से लिखे थे और 6 गुणा में है तो ये बटे में नीचे आ जाएगी। तो 6 का भाग चला जाएगा इसमें, तो 6 तिया 18 है, ये 3 बार गया और 0 ज्यों का त्यों। तो जो बाई का मान है वो हमें मिलेगा 30। अब ये जो बाई का मान है इसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम आगे लिखेंगे बाई का मान
समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले मैं आपको देखने के लिए समीकरण 1 यहाँ पर लिख दूंगा, जो कि है x प्लस 20y बराबर 1000। अब यहाँ पर y का मान 30 है, तो आप यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए रखते हैं, x ज्यों का त्यों प्लस 20 भी ज्यों का त्यों। y की जगह पर हम y नहीं लिखेंगे, जबकि y का मान रख देंगे। ये 30 है, यहाँ पर बराबर में मिलेगा 1000। यहाँ पर हम इसका गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 जीरो ज्यों के त्यों बराबर 1000। अब हम 600 का जो है पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 1000 माइनस 600। तो हमें मिलेगा 1000 में से 600 चले जाएंगे तो 400। ये x का मान है। तो शुरुआत में हम लोगों ने माना हुआ था कि नियत व्यय x रुपये है और अतिरिक्त व्यय y रुपये है। तो हम लोगों ने x और y दोनों के मान ज्ञात कर लिए हैं, इसलिए नियत व्यय x का मान आया है 400, अतिरिक्त व्यय y का मान आया है 30। तो हम लिखेंगे अतः नियत व्यय हम लोगों ने माना हुआ है x और x का मान कितना आया है 400। तो नियत व्यय कितना था 400 रुपये। इसके बाद अतिरिक्त व्यय जो हम लोगों ने माना हुआ था वो है 22 रुपये और y की वैल्यू आई है 30 रुपये। तो ये अतिरिक्त व्यय है। तो इस तरीके